आप जो टाइटल देख रहे हैं कि 18% जीएसटी लगेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, छात्र हैं और अगर आप फॉर्म भरते हैं तो उस पर 18% जीएसटी, मतलब मान लीजिए 100 रुपए का फॉर्म है, 100 रुपए का फॉर्म है तो उस पर 18% जीएसटी मतलब 118 रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो इस देश के जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, ओबीसी और जनरल, वो देख लें, आपके लिए सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है नए साल पर। क्रिसमस का ये तोहफा है, सेंटा क्लॉज ने दिया है। हमारी गृह मंत्री जो हैं 18% का आपको जीएसटी दिया है। तो अगर आप छात्र हैं और आप नौकरी अभी आपके पास नहीं है और अगर आप छात्र हैं तो आपको 18% अब जीएसटी सरकार का योगदान करना है। आखिर राष्ट्रभक्ति तो साबित करनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कैसे आप देशभक्त कहलाएंगे? तो 18% आपको जीएसटी देना है। लेकिन सोचिए, जनरल कैटेगरी के लोग तो दे देंगे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले भी लोग दे देंगे क्योंकि उनका 8 लाख की आमदनी है महीने की, बीघा के बीघा जमीन है। लेकिन सोचिए उन ओबीसी लोगों का क्या होगा जो हमारे जैसे गरीब घर से हैं। तो अगर 100 रुपए का फॉर्म है तो 118 रुपए तैयार रखिए, 18% जीएसटी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने किया है। ब्राह्मण समाज से आती हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश के शोषित वंचित का दर्द कोई शोषित वंचित ही समझेगा। अब और एक और खबर है, पॉपकॉर्न पर जीएसटी लगा है, आपको तो पता ही है। चलिए अब बताते हैं पुरानी गाड़ी पर जीएसटी। पुरानी गाड़ी पर आपको भी 18% जीएसटी देना होगा। और कैसे, सो समझिए। पुरानी गाड़ी वाले का तो जो इलाज कर दिया है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि आप हंसते हंसते पेट फूल जाएगा और आप पागल हो जाएंगे कि ये सब आइडिया इनको कौन देता है, दिमाग कौन देता है। जब आप इनका पूरा खेल समझेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। सोचिए, मान लीजिए आपने कोई गाड़ी 10 लाख रुपए में खरीदा और 2-3 साल आपने चढ़ लिया, 5 साल चढ़ लिया और वो गाड़ी आप बेचने जा रहे हैं 2 लाख रुपए में। 10 लाख की गाड़ी खरीदी थी, अब वो गाड़ी पुरानी हो गई, अब वो गाड़ी 2 लाख में बिक रही है, तो 8 लाख रुपए आपको नुकसान हुआ। आप 4 साल चढ़े लेकिन गाड़ी की कीमत 8 लाख रुपए कम हो गई। अब आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा 8 लाख पर, मतलब 18×5 = 90। 5 लाख पर 90,000 रुपए और 18×3 = 54, मतलब लगभग 1,44,000 रुपए आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी। तो सोचिए, आपने 10 लाख की कार खरीदी थी, 2 लाख में बेचा, 8 लाख का पहले नुकसान हुआ, अब आपको और 1,54,000 रुपए प्रधानमंत्री जी को देना है, निर्मला सीतारमण जी को देना है। तो आपके हाथ में कितना बचा? 46,000 रुपए। अब इससे और आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए गाड़ी खरीदी है, 5 लाख का खरीदा है आपने गाड़ी और आपने 2-4 साल चढ़ लिया है। अब आप गाड़ी बेचना चाहते हैं सेकेंड हैंड। अब मान लीजिए वो गाड़ी बिका 1 लाख रुपए में, एकदम कीमत कम हो जाता है सेकेंड हैंड गाड़ी का। तो 1 लाख रुपए में जो आपने बेचा है, ये नहीं कि जितने में आपने बेचा उस पर जीएसटी देना है। आपको जीएसटी देना है जितना आपका घाटा हुआ है। मतलब 5 लाख की गाड़ी खरीदी थी, 1 लाख रुपए में बेच दिया, तो घाटा कितने का हुआ? 4 लाख का। तो 4 लाख पर आपको 18% जीएसटी देना है। तो 18,72,000 रुपए आपको जीएसटी देना है। तो 1 लाख में से 72,000 रुपए घटा दीजिए, आपके हाथ में आया 28,000 रुपए। सोचिए मैडम के पास कितना दिमाग है। आप यही कल्पना कीजिए कि छात्रों को देना है 18% जीएसटी। एससी और एसटी का तो फीस माफ है। ओबीसी, अब ओबीसी वालों देख लो, जिसकी आबादी 40 से 50% है, और जनरल कैटेगरी के लोग। मैं इसीलिए कहता हूं कि इस देश में जो जनरल कैटेगरी के गरीब लोग हैं उनकी भी दुर्दशा होगी। आप लोग जो टीवी अखबार वाले के चक्कर में पड़े हैं ना,
वो लोग 10-10 लाख रुपया महीना कमाता है पत्रकार लोग, वो अपने बच्चे को विदेश पढ़ाएगा, वो सरकार से भी मोटा माल कमाता है। और मुट्ठी भर 10,000 पत्रकारों ने इस देश के लोगों को बेवकूफ बना रखा है, उसके आंख पर पर्दा डाला हुआ है, सब जादूगर है। ये लोग सबसे ज्यादा पिछले 15 साल में कोई अमीर हुआ है तो वो टीवी अखबार वाला पत्रकार। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन पत्रकारों को गरीबों की चिंता नहीं है, आप लोगों की चिंता नहीं है, इसलिए इनके चक्कर में मत पड़िए। ये लोग किसी के सगे नहीं है, कल सरकार बदल जाएगी तो ये उसका गुण गाएंगे। पत्रकार जैसे सेना का मतलब क्या होता है, अगर मैं सेना की नौकरी करता तो लड़ाई होती तो मैं रन छोड़ के नहीं भागता। ये नहीं कि पाकिस्तान से लड़ाई हो रही तो लड़ रहे हैं, नेपाल से लड़ाई हो रही तो लड़ रहे हैं, और चीन से लड़ाई होगी तो भाग आएंगे, अमेरिका से लड़ाई होगी तो भाग आएंगे, लड़ेंगे। तो यही सब पत्रकार जो था, जैसे मैं टीचर होता तो पढ़ाता। ये नहीं कि मैं अंबानी वाला सपना देखता क्योंकि मैं टीचर हूं तो मेरा काम है पढ़ाना। लेकिन ये लोग ऐसे नहीं हैं। ये लोग जब एनडीए की सरकार, जब यूपीए की सरकार थी, जब एससी एसटी ओबीसी की सरकार थी, जब मायावती अखिलेश यादव की सरकार थी, तब ये लोग पत्रकारिता करता था। और जब से मोदी जी की सरकार आई है ये लोग चटुकारिता करता है। कौन, खुद निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जो गैप है, जो खरीद बिक्री का गैप है, उस पर जीएसटी लगेगा। मैं एक बार फिर आपको दोहरा दूं, मान लीजिए आपने 6 लाख की कार खरीदी है, आपने 6 लाख की कार खरीदी है, आपने उसको 1 लाख में बेच दिया तो नुकसान कितना हुआ, 5 लाख। तो आपको 5 लाख पर जीएसटी देना है, मतलब 18-5-90 हजार रुपए जीएसटी देना है। गाड़ी कितने में बेची, 1 लाख में, आपके हाथ में कितना आएगा, 10,000 रुपए। यही है। और छात्र अगर 100 रुपए का फॉर्म है तो उसको 118 रुपए में खरीदना पड़ेगा, 18% जीएसटी लगेगा। सोचिए ये सरकार आपको कैसे, और ये टीवी अखबार आपको बताएगा नहीं। क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि पत्रकार फिलहाल अपना घर भरने में लगा है, वो माल पीटने में लगा है। और इस देश का पढ़ा लिखा सवर्ण समाज जो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस के पद पर बैठा हुआ है, जो मीडिया में है, जुडिशियरी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, बिजनेस में है, वो सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि उसको लगता है कि उसकी जाति की सरकार चल रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये सरकार मैंने बता दिया, जीएसटी 2, एक छात्रों पर जीएसटी और एक पुरानी कार पर जीएसटी। तो आपको जीएसटी मुबारक हो। हाँ, आप सोना खरीदेंगे तो जीएसटी कम है, 2% की जीएसटी है। सोना खरीदेंगे तो 3% जीएसटी है। लेकिन अगर आप पेपर खरीदेंगे तो 18%, पेपर भरेंगे तो 18% जीएसटी है। और सोचिए आज बिहार में, पटना में छात्रों को किस तरह से दौड़ा दौड़ा के मारा गया है। ये बीपीएससी के छात्र थे जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इनको दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है। अब सोचिए गुजरात में 10वीं और 12वीं की पति पत्नी डॉक्टर बनकर कर रहे थे इलाज। गुजरात में 10वीं और 12वीं की पति पत्नी, सोचिए गुजरात में लोगों को किस तरह से धर्म के नाम पर दब्बू बना दिया गया है। अभी 14 नकली डॉक्टर पकड़े गए थे। ये बिहार यूपी में नहीं हो सकता है कि आप नकली डॉक्टर प्रैक्टिस कर ले, 1 मिनट में आदमी आपको पकड़ लेगा। भाई साहब, मैं बिहार का हूं, यूपी में हूं, वहां तो लोग जाते ही पहले देखता है कि डिग्री कौन कौन सा है, और 2 मिनट में पकड़ लेगा आपको। सोचिए गुजरात में नकली आईएएस, नकली डॉक्टर, नकली टोल, आरएसएस का प्रयोगशाला है गुजरात। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि गुजरात के लोग कितने भोले हैं, कितने सीधे साधे हैं कि वहां नकली आईएएस, डॉलर नकली छापने वाला, अब ये नकली डॉक्टर, नकली इनकम टैक्स ईडी के लोग पकड़े गए थे 15 से 20। मैं इसीलिए कह रहा हूं किस तरह से धर्म के नाम पर आपका शोषण होता है। सोचिए पूरा बहुजन समाज नाराज है। अमित शाह ने जैसी संसद में कहा
कि भगवान का नाम लोगे तो स्वर्ग मिलेगा 7 जन्मों तक। लोग कह रहे हैं कि हमको बाबा साहब बलाधिकार दे दीजिए, यहां आप जाइए सब परिवार स्वर्ग। आप 7 जन्म नहीं 700 जन्मों तक स्वर्ग जाइए, और जाइए मंदिर में बैठिए, भगवान का नाम जपिए। तो ये होती है क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये सोचिए कि आज गुजरात में किस तरह से लोगों को ठगा जा रहा है, मतलब आप कल्पना कर सकते हैं। और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है, आप देखिएगा जब ये वीडियो कटेगा। वो याद है चंडीगढ़ वाला मेयर के चुनाव में जो बैलेट पेपर बना रहा था बीजेपी का जो मेंबर था, वो शख्स आज भी उसको कुछ नहीं हुआ, खरोच नहीं आया। और DY चंद्रचूड़ भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनको अब NHRC का पद मिला है। तो भारत में अगर आप सत्ता पक्ष के हैं तो आपको सिर्फ फटकार करके छोड़ दिया जाएगा। और ये देखिए नीतीश जी के BPSC के छात्रों ने बिहार में किस तरह से उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। देखिए इन्हीं छात्रों के लिए 18% GST लगाया गया है कि अगर आप छात्र हैं, स्टूडेंट हैं और फॉर्म भरेंगे तो 18% GST आपको देना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए अगर आप बजरंग दल में हैं, विश्व हिंदू परिषद में हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में हैं, तो आप पुलिस वाले नगर निगम को भी मार सकते हैं। इंदौर में अतिक्रमण हटाने गई इंदौर नगर निगम की टीम पर बजरंग दल के लोगों ने हमला कर दिया। तो ये होती है, सोचिए ये सरकारी कर्म चल रहा है। और एग्जाम फॉर्म पर GST तो हटा देते, 18% GST लगा है। और दिल्ली में एक पूर्व सांसद बीजेपी के महिलाओं के लिए पैसे बांट रहे थे 1100। अच्छी बात है, मुझे तो अच्छा लगा, कम से कम महिलाओं को 1100 रुपए तो मिले। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। एक दर्दनाक खबर बता रहा हूं जो आपको सुनना पड़ेगा। जानवी दुबे नाम था उनका, एक नाबालिग बच्ची जिनकी हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। बस यूपी में महिलाएं और बच्चियां कितनी सुरक्षित हैं, जहां अमित शाह ने कहा था कि रात में भी गहना लाद कर आप घूम सकते हैं। बहुत जरूरी खबर है और मुझे लगता है कि आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। उसके बाद मैं अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। सोचिए कि मतलब अद्भुत है ये, मतलब तकलीफ की इंतहा नहीं है। मैं वो खबर बता रहा हूं आपको। अध्यापक का नाम लवकुश सिंह, आरोपी है ये शख्स, अभी मैं आरोपी कह रहा हूं। अध्यापक का नाम लवकुश सिंह, 16 साल की बच्ची जानवी दुबे, ये नाबालिग बच्ची थी और इसके साथ जबरदस्ती की जा रही थी। छेड़खानी करता था, परेशान करता था। ब्राह्मण समाज की लड़की थी। ये बच्ची पुलिस स्टेशन गई, लेकिन इसका FIR नहीं हुआ, इसको भगा दिया गया। तंग आकर बच्ची अब नहीं रही इस दुनिया में, उसने हार मान ली, गिव अप कर दिया। सोचिए अयोध्या में, राम राज वाली अयोध्या में ये हुआ है। आप सोचिए ब्राह्मण समाज की बच्ची का FIR नहीं लिखा जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं इस देश में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी है। सो सोचिए यूपी का और बस्ती में 17 साल की नाबालिग SC समाज की बच्ची को निर्वस्त्र करके पीटा गया, उसके ऊपर पेशाब करके वीडियो बना लिया गया। पुलिस के कार्रवाई न करने पर बच्ची ने गिव अप कर दिया। आप कल्पना कर सकते हैं ये चल रहा है यूपी में, क्योंकि आप धर्म के नाम पर वोट कर रहे हैं, आप जाति के नाम पर चुप हैं, इसलिए सब हो रहा है। और इस सब के लिए इस देश के नागरिक जिम्मेदार है, और उससे भी ज्यादा इस देश की मनुवादी जातिवादी मीडिया जिम्मेदार है। मैं आऊंगा मीडिया पर जो सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए लहसुन सचमुच 400 रुपए किलो है, तो 18% GST आपको मुबारक हो। छात्रों के लिए खबर है, 18% GST दीजिए। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है, कार बेचा तो 18% GST देना पड़ेगा, और ये हालत है। और सोचिए मुरादाबाद में एक शख्स मुस्लिम था,
उसका नाम था मसरूक रजा। वो डीएसपी अनुज चौधरी से फोन पर बात कर रहा था। उसने कुछ झूठ बोले कि मैं इंटरव्यू चाहता हूं, उसको इंटरव्यू नहीं दिया, मना कर दिया। बाद में पता चला कि ये मुस्लिम है। उसने बदतमीजी की होगी, हो सकता है बातचीत में कुछ बोला होगा। अब उसके एक वीडियो सामने आ रहा है, वो अपने पैर पर नहीं चल पा रहा है, तो 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया है। लीगल तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये स्थिति है यूपी के लॉ एंड ऑर्डर का। बाकी आप लोग समझदार हैं, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सोचिए यूपी में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। जब पुलिसिया तंत्र में आप सिस्टम को तब्दील कर देंगे और जब जाति और धर्म देखकर कार्रवाई करने लगेंगे, तो कभी कभी आप भी चपेट में आएंगे। अब बात मनुस्मृति की। मनुस्मृति एक किताब है जिसको किसी ने लिखा है, और उस किताब में जाति कुव्यवस्था और वर्ण कुव्यवस्था का चित्रण है। मैं इस देश के तमाम बहुजनों से कहता हूं कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा सा समय निकाल के एक मनुस्मृति पढ़िए। खासकर SC ST OBC के लोगों से गुजारिश है कि आप मनुस्मृति पढ़िए, तब आपके दिमाग के जाले साफ होंगे, और तब आप आज के समय में जो जातिवाद मनुवाद हो रहा है ना, उससे लड़ पाएंगे। यह मनुस्मृति की चर्चा क्यों जरूरी है? आज चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जिनके दिमाग में मनुस्मृति बैठा हुआ है, अब मनुस्मृति कोई लेके नहीं चलता है किताब, ये दिमाग में बैठा हुआ है। और अब जो मनुस्मृति वाले मनुवादी लोग हैं, वो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक CM PM में बैठे हो सकते हैं, और उसकी पहचान आसान है। ये जो मनुवादी है ना, ये जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव करते हैं। ये SC ST OBC के साथ जज हैं तो न्याय नहीं देते हैं। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में है तो नंबर काट लेते हैं। ये सिस्टम में, बिजनेस में है तो आपको बिजनेस नहीं करने देते। तो अब जातिवाद मनुवाद को अगर समझना है तो इस देश के हर बहुजन को, SC ST OBC को, उस किताब को पढ़ना चाहिए। और जब आप पढ़ेंगे तो जातिवाद और मनुवाद समझ जाएंगे, और आपको पहचान हो जाएगी कि कौन जातिवादी है, कौन मनुवादी है। और महिलाओं को भी खासकर पढ़ना चाहिए, तब उनको पेट्रियार्कल समझ में आएगा और जातिवाद समझ में आएगा। तो ये किताब एक केस स्टडी है, ये साक्ष्य है जातिवाद और मनुवाद का, कि ये लोग कैसे कैसे करते हैं जातिवाद और मनुवाद। ये लिखा गया है उसमें कि आपको क्या क्या करना है, और आज हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आज मनुवाद और बड़ा हो गया है, क्योंकि मनुवादी पलते हैं सत्ता के पैर के नीचे। ये किताब जब मुगल थे तब ये मनुवादी संत शिरोमणि रविदास महाराज और कबीर को नहीं बांध पाए, क्योंकि तब इनकी सत्ता नहीं थी। अंग्रेजों के समय में मनुवाद पर हमला शुरू हुआ। पेरियार, अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर और ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने इसकी जड़ खोदने शुरू की, संत गाडगे। यह मनुवाद और जातिवाद पूरी तरह से लागू हुआ जब इनका राजा था पेशवा, जो 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव होगा। तो ये जो मनुस्मृति में जो लिखा हुआ है वो तभी लागू होता है जब इनकी सत्ता हो, इनका राजा होगा तभी लागू करेगा ना। तो इस देश के 90% SC ST OBC को इस मनुवादी किताब को पढ़ना चाहिए, और तब आपको पता चलेगा कि जातिवादी मनुवादी, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो भी जातिवादी मनुवादी होगा, आप उसको पहचान लेंगे। ये किताब, इसको टेलीस्कोप है। ये किताब वो किताब है जिसको आप एक बार अगर दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, इस देश की महिलाएं, बहुजन समाज पढ़ ले, तो वो जातिवादी और मनुवादी को 1 मिनट में पहचान लेंगे और उससे लड़ना भी सीख जाएंगे। तो ये किताब पढ़िए जरूर, मेरी ये राय है। एक बार पढ़िए, हम लोग पढ़े हैं तभी जातिवाद और मनुवाद समझे हैं। और जैसी ही आप ये किताब पढ़ लेंगे, आप जातिवाद और मनुवाद से पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएंगे और उसके खिलाफ आंदोलन और लड़ना भी शुरू कर देंगे। इस देश में जातिवाद मनुवाद तभी खत्म होगा
जब लोग मनुस्मृति पढ़ेंगे, और खासकर जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, जिनके साथ जातिवाद और मनुवाद हुआ है, जब उसको पढ़ेंगे तभी वो इसके खिलाफ संवैधानिक तरीके से लड़ पाएंगे। आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।